हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शांडिल्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईवीएस की इस नई क्लास में। हम कर रहे हैं ईवीएस में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड लोकल बॉडी से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं और उसके 10 क्वेश्चन हमने पिछली बार डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम देखते हैं, टॉपिक को थोड़ा और ओपन करते हैं। लेकिन पॉलिटी के क्वेश्चन में एक दिक्कत रहती है पॉलिटी के टॉपिक्स में कि स्टोरी बिल्टअप ज़्यादा नहीं होता, आपको फैक्ट देखने होते हैं, आपको आंसर देने होते हैं। तो इसके पीछे ज़्यादा स्टोरीज नहीं है इस टॉपिक पे। खास तौर से अगर हम संविधान का निर्माण ऐसी चीज़ें पढ़ें तो उसमें तो स्टोरी मिल जाएगी कुछ ना कुछ, लेकिन इसमें इतनी स्टोरीज नहीं है। ठीक है, तो इसको हम स्टैटिक जीएस की तरह ही तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 43rd अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच? राष्ट्रपति के महाभियोग से रिलेटेड है? जी नहीं, ये तो गलत है। शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों से रिलेटेड है, तो विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजेंट, ये तो गलत हो गया। और एकेडमिक जो सीटों का आरक्षण है वो भी नहीं है। पंचायती राज प्रणाली से, ये हमारा सही आंसर है। 73rd अमेंडमेंट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड विद नाइन्थ जो वो पार्ट है, नाइन्थ पार्ट में जो पंचायत का जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था पंचायती इंस्टीट्यूशन को। उससे पहले देखिए 4th पार्ट में पंचायत का जिक्र है, लेकिन वो डीपीएसपी में है। मतलब उसको एक इच्छा है कि ये निर्देश दे रहा है हमें डीपीएसपी कि इसको किया जाना चाहिए। अभी संवैधानिक दर्जा नहीं है। लेकिन 73rd अमेंडमेंट जब किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा देकर 9 पार्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, और 11th शेड्यूल में भी डाल दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको कई बार रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि एक नया टॉपिक है, आपको टिप्स पे हो जाना चाहिए जब ये टॉपिक हो जाए, इसलिए मैं बार बार इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चुनाव आयोग की आरक्षण से नियुक्ति से बाय अपॉइंटमेंट विद रिजर्वेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये तो बिल्कुल गलती है। तो सही आंसर हमारा हो गया पंचायती राज प्रणाली से। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली जो है ना वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इससे एस्टेब्लिश की जाती है क्योंकि पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, सभी लोग उसके ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और डायरेक्ट इलेक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल है। इसके अलावा ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का से रिलेटेड जो है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इससे रिलेटेड एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है जो कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की और शक्ति के विकेंद्रीकरण को दिखाता है, जो कि लोगों के हाथ में भी पावर को डायरेक्टली पहुंचाता है। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन जो है इसलिए एस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि पब्लिक अपने लेवल पे भी कुछ अच्छा काम कर सके अपने नेबरहुड में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायती राज सिस्टम हैज बीन अरेंज्ड इन इंडिया? ठीक है, अब देखिए मौलिक अधिकारों में नहीं है, पंचायती राज जो है मौलिक अधिकारों में नहीं है। मौलिक अधिकार तो आपने देखे हैं कि 30th आर्टिकल से स्टार्ट करके 32 तक जो है मेन मौलिक अधिकार का एरिया है, तो वहां तक तो इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो डाले गए थे, कब डाले गए थे बताइए? कब डाले गए थे? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये डाले गए थे बताइए जल्दी से, फिर मैं बताता हूं आपको। 42nd अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, कब किया गया था? 1976 में किया गया था। और 1976 में जो है ये अमेंडमेंट जो किया गया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको इसलिए कहा जाता है, ए लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स वर डन इन दिस। ठीक है, और वो क्या क्या किए गए थे कुछ कुछ मैं बताने की कोशिश करता हूं कि इस 42nd अमेंडमेंट के अंदर धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो और धर्मनिरपेक्ष वर्ड डाला गया था। हमारी जो प्रियम्बल है उसके अंदर सेकुलरिज्म और दूसरा एक और वर्ड था समाजवादी, ये 2 वर्ड डाले गए थे। ठीक है, और अखंडता शब्द भी डाला गया था, एक तो ये है। ठीक है, तो ये हमारे प्रियम्बल के अंदर, उद्देशिका के अंदर, संविधान के उद्देशिका के अंदर डाले गए थे। इसके अलावा गवर्नमेंट का कार्यकाल जो है 5 साल की जगह 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज की गई थी, हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स तो थे लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से उठाई है? ये रशिया से लिया है ये मॉडल। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो डाली गई 51
ए में, ठीक है, इसमें डाली गई थी 51A में। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इसके अंदर डाली गई थी 42nd अमेंडमेंट से। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सही आंसर हमारा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और ये जो है 40th आर्टिकल के अंदर जो है प्रोविजन है कि ग्राम सभा या पंचायती का जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा जब राज्य सक्षम हो जाएगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन एक्ट के अंदर नहीं है ये भी गलती है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? देखिए, पहले जो दर्जा था ना वो डीपीएसपी के अंदर था, दैट वाज वो कहते हैं ना कि डिजायर पेश की गई थी कि भाई हाँ ये किया जाना चाहिए। लेकिन अब संवैधानिक रूप से जो है एक 3 टायर सिस्टम आ गया है। 3 टायर सिस्टम देखिए क्या होता है कि एक जिला है, ठीक है, जिले के अंदर कुछ ब्लॉक है, ठीक है, और हर ब्लॉक के अंदर कुछ कुछ गांव है, ठीक है। तो 3 टायर जो है पंचायती राज सिस्टम लेके आए हैं। तो जिले के अंदर तो जिला परिषद होता है, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसके बाद जो ब्लॉक बने हुए हैं कुछ गांव के जो है उनको ब्लॉक में कन्वर्ट किया गया है, तो ब्लॉक कमेटी यहाँ पे बनती है। दूसरा टायर ये हो गया। और तीसरा टायर जो गांव है, गांव के अंदर इंडिविजुअली जो है वो पंचायत, ग्राम सभा ये जो है एस्टेब्लिश की गई। तो 3 टायर हो गए, जिला परिषद, ब्लॉक और उसके बाद पंचायत। ये 3 टायर पे जो है ये 3 टायर सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। और वो किस संविधान संशोधन के द्वारा? पंचायती राज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए ना, 73rd और 74th, तो हमको पंचायती राज वर्ड को देखना है और इधर भी देख लेना है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैज बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करवाता हूँ, 9th पार्ट में डाला गया है, ठीक है, और 11th शेड्यूल में डाला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये अब मुझे लगता है आपको याद भी हो गया होगा। रिपीट मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ, इसको ज्यादा बोधर करने की जरूरत नहीं है। 73rd संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो संविधान के अंदर देखिए, फिर से आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, विच शेड्यूल वाज एडिड, ये शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल वाज एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए इन चीजों के पीछे कोई स्टोरी नहीं है, अदरवाइज मैं कोई स्टोरी भी आपको जरूर बता देता, ठीक है। पॉलिटी जो है ना वो ऐसी ही स्टैटिक ही है, उसको याद करना ही पड़ता है, बस आपको बहुत ज्यादा रटना ही पड़ता है बहुत सारी चीजें। कोई स्टोरी बिल्टअप नहीं है उसके पीछे कि क्या कहानी हुई, क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए 9वीं अनुसूची जो है, जब संविधान लागू हुआ था तो 8 शेड्यूल थे टोटल उस समय पे ओरिजिनली, ठीक है। 9वीं अनुसूची मैंने बताया था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और उसके अंदर 9th शेड्यूल डाला गया था। ये इस 9th शेड्यूल के अंदर जो चीज डाल देते थे, जो भी कानून डाल देते थे, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब ये चीज बदल गई है, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट हियर कर सकती है। लेकिन फिर भी वो उसमें बहुत अर्जेंट नीड की चीजें डाली जाती हैं। 10th अनुसूची जो डाली गई थी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था दल बदल को रोकने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ 11वीं अनुसूची 73rd अमेंडमेंट से डाली गई थी। तो यहाँ ये 73rd हो गया, तो हमारा सही आंसर ये हो गया। और ये है 74th अमेंडमेंट से रिलेटेड ये वाली अनुसूची है, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये नगर पंचायत वगैरह से रिलेटेड जो है, शहरी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये उससे रिलेटेड। तो हमारा सही आंसर हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो हाउ मेनी टास्क हैज बीन असाइंड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द 11th शेड्यूल बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये देखिए, इसको हम आपको कोई आइडिया नहीं दे सकते, ये ऑप्शन किसी काम के नहीं है, सीधा सा है। 29 वर्क्स जो है हम उनको दिए गए हैं और उसी के अंदर जो है एक है एजुकेशन को मॉनिटर करना, प्राइमरी एजुकेशन को मॉनिटर करना इनके हाथ में है। तो ये इसको जो है इसके लिए कोई कमेटी बना सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा वो अरेंजमेंट कर देते हैं वहां पर स्कूलों के अंदर कुछ चीजों का, जितना भी वो कर सकते हैं उसके लिए वो काम कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे जब एजुकेशन के क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है और ये कंफ्यूज भी करता है। अकॉर्डिंग टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एटलीस्ट हाउ मैनी वुमेन ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं, ये सीटें मेन चीज पूछ रहा है कि कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो ये देखिए बहुत एक हिस्टोरिकल अमेंडमेंट है और हिस्टोरिकल चीज है कि भारत में किसी भी जगह पर 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए नहीं था। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो 73rd अमेंडमेंट से लेके आए हैं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली दिया हुआ है कि 1/3 जो सीट जो है वो महिलाओं के लिए जो है आरक्षित है। इवन लोकसभा में भी 1/3 नहीं आरक्षित है। इसके लिए बहुत सारी बार बिल आता है लेकिन अभी तक वो पास नहीं हो पाता है। उसके अलावा राज्यसभा में भी ऐसा नहीं है। तो देखिए कितना बड़ा एक वुमेन इमेंसिपेशन का ये पार्ट हो जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट का एक पार्ट हो जाता है। और इसी वजह से जब भी किसी वुमेन या वीकर सेक्शन के रिलेटेड कोई भी एक पॉजिटिव चीज की जाती है वो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। तो सही आंसर हमारा हो गया 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द पंचायती राज सिस्टम बाय 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे 1/3 है, हाफ नहीं है। हाफ डाल देते हैं कभी कभी और हम बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंट होकर हाफ ही हो जाते हैं कि आधी आबादी है, आधा तो मिल ही गया होगा। ठीक है, 73rd संविधान संशोधन के प्रावधानों को संविधान के किस वर्ग को एक सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया है। तो जो ये द प्रोविजंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर कंसिडर्ड एज द हिस्टोरिक स्टेप इन टर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट टू विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो मध्यम वर्ग का तो कोई जिक्र नहीं है, कृषक वर्ग का कोई जिक्र नहीं है। कृषक तो महिलाएं, क्योंकि गांव में है तो कृषक ही ज्यादा होंगे। लेकिन कौन से वर्ग को दिया है, हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, महिला वर्ग को 1/3 जो है इसको रिजर्व सीट कर दी गई। तो इसकी वजह से महिलाएं जो है उनको काफी इमेंसिपेशन किया गया है, इमेंसिपेट किया गया है, एम्पावर किया गया है और सत्ता में भागीदारी उनकी बढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73वें संविधान संशोधन की कौन सी एक विशेषता नहीं है। ठीक है, मतलब 3 तो विशेषताएं बताई होंगी कम से कम। ठीक है, ऑल ऑफ द अब तो दिया ही नहीं हुआ है, 3 विशेषताएं हमको छांटनी है। सबसे पहले ग्राम सभा का गठन किया जाएगा, बिल्कुल ऑल द पीपल ऑफ दैट ग्राम सभा कंस्टिट्यूट दैट ग्राम सभा। एक गांव में एक जहाँ पे ग्राम सभा है, पंचायत है, उसमें ग्राम सभा का गठन सभी लोग मिलकर करते हैं। ये तो हमारा सही है। उसके बाद प्रत्यक्ष चुनाव है, डायरेक्ट इलेक्शन है, बिल्कुल डायरेक्ट इलेक्शन है। राज्यसभा में जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर भी डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी सही हो गया। हम डायरेक्टली अपने सरपंच को या अपने पंच को वोट देते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज गिवन टू पंचायती इंस्टीट्यूशन इन 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पहले ये डीपीएसपी का पार्ट था 40th आर्टिकल के अंदर, लेकिन अब इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एक दर्जा दे दिया गया है। महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण सीट है, ये गलत है, 1/3 है। ये जो है अतिशोक्ति अलंकार लगा दिया इन्होंने, तो अतिशय उक्ति कर दिया इन्होंने। और कभी कभी हम अतिशयोक्ति में भाव में बह जाते हैं, 2/3 के चक्कर में 1/3 भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1/3 अमेंडमेंट, 1/3 जो है सीट जो है, दीज आर द रिजर्वेशन सीट फॉर वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसको ध्यान रखेंगे, दिस इज द रॉन्ग फैक्ट। ठीक है, बाकी सभी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है। देखिए 73वें संविधान संशोधन कर दिया गया तो पंचायती राज संस्थाओं की जब नियुक्ति की, जब वहां पर इलेक्शन किया जाएगा तो कैसा चुनाव होगा, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखिए अप्रत्यक्ष तो नहीं है, इनडायरेक्ट रेस नहीं, इनडायरेक्ट जो मतदान नहीं है। ठीक है, गुप्त मतदान भी नहीं है। ठीक है, ये कंपटीशन नहीं है, ये वोटिंग है। ठीक है, इसको वोटिंग रीड करें, ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अब देखिए गुप्त मतदान है, सॉरी ये है अप्रत्यक्ष मतदान, इनडायरेक्ट नहीं, हम डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट वोट दे दें अपने कैंडिडेट को, तो ये वाला गलत हो गया। गुप्त तो है। खुला मतदान, हम खुला मतदान नहीं है, सीक्रेसी ऑफ द वोट बना के रखनी होती है।
ठीक है। सीक्रेसी ऑफ द वोट बना के रखनी होती है। खुला मतदान नहीं होता कि भाई आओ मैंने ये वोट डाली और आके देखो, नहीं, गुप्त मतदान होगा। किसी के भी वोट को जो है वो ओपन नहीं किया जाएगा, सीक्रेसी तो बना के रखनी पड़ती है। तो ये कट गया, ये भी कट गया। अब इन दोनों में से देखना है, तो गुप्त मतदान यहाँ भी है और यहाँ भी है, और प्रत्यक्ष डायरेक्ट हो गया, तो ये डायरेक्ट भी है और गुप्त मतदान भी, सीक्रेट वोटिंग है। तो हमारा सही आंसर हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। भारत के में किसके चुनाव में आरक्षित सीटों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान है? इन विच इलेक्शन हैज ए प्रोविजन बीन मेड टू फिल अप द रिजर्व प्लेसेज इन इंडिया इन रोटेशन? देखिए, जैसे बहुत सारी सीट हैं, पंचायत की भी हो सकती है, पंचों की भी हो सकती है। तो ये कह रहा है कि किस चुनाव में जो है सीटों को चक्रानुक्रम के हिसाब से भरे जाने का जो है, आरक्षण के हिसाब से भरे जाने का वो है प्रावधान है। तो कभी कभी ये सीट आ जाती है जनरल में, और कभी कभी ये सीट जो है एससी में भी आ जाती है, सेम सीट, लेकिन वो रोटेट होती रहती है। मतलब हर बार एक सीट एससी की रिजर्व नहीं है, एक जनरल की रिजर्व नहीं है, तो वो रोटेट होती रहती है। तो इसी वजह से जो है भारत में जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में ये प्रोविजन किया गया है कि रोटेशन होता रहेगा सीटों पे। कभी वो सीट जनरल वालों को दे दी जाएगी, कभी एससी वालों को दे दी जाएगी, इस तरीके से वो रोटेशन चलता रहता है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है। इसमें पॉलिटी में मुझे भी ये फील होता है कि हम जो है स्टोरी बिल्टअप नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा, बस फैक्ट पे काम करना होता है, ठीक है। तो इसको पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, हो सकता है कोई स्टोरी क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा लास्ट पोर्शन जो हमारा होता है वो मोटिवेशन का होता है। तो कुछ पंक्तियां मैंने छाटी, तो सभी पढ़ाकुओं के लिए, जो पढ़ाकू स्टूडेंट है हमारे, ठीक है, जो पढ़ाई के डाकू स्टूडेंट है, ठीक है, जो हमारे हनुमान हैं, जो अपनी शक्ति को से परिचित हो रहे हैं, सभी को अपनी शक्ति याद है, अपनी शक्ति फील हो रही है, अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, ठीक है। जब मुट्ठी खुली होती है तो आपको फील नहीं होती, लेकिन जब मुट्ठी टाइट बंद करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ कुछ दम है हमारे अंदर। तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन लीजिए, अपने आप से ही लीजिए, अपने आप को फील कीजिए, ठीक है। कुछ पंक्तियां मैं आपको बताता हूँ। जलना बुझना, बुझ के जलना, ठीक है। जलना, उसके बाद बुझ जाते हैं, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, जलिए, ठीक है, वो आप बर्निंग ऑयल कर रहे हैं अपना, ठीक है। और उसके बाद आप थक भी जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर जलिए, रुकिए मत, फिर से जलिए, ठीक है। आप खत्म नहीं होना इस चीज को, बुझ के जलना। मरना जीना, मर के जीना, ठीक है। फिर से उठिए, फिर से जिए, फिर से एनर्जी गेन कीजिए। मांगने वाली चीज नहीं ये मांगने वाली चीज नहीं है, मौका उसका जिसने छीना। तो मौका जो होता है ना, वो मौका जो एक बार ही आ जाएगा, तो उसी को फाइनल समझिए। कभी भी ये वेट मत कीजिए कि दोबारा वैकेंसीज आएंगी तब देख लेंगे, या इस बार चलो छोड़ देते हैं। ये मौका जो आ रहा है ना, उस मौके को तैयार होने से पहले ही उसको पकड़ लेना है। तो मांगने वाली चीज नहीं, उस मौका उसका जिसने छीना, ठीक है। गिरना उठना, उठ के चलना। देखिए, गिरे, उसके बाद फिर उठे, और उठ के फिर चले, चलते रहना है। मेन बात यह है कि चलते रहो, चाहे थोड़ा सा स्लो हो जाओ बीच में, लेकिन चलते रहना है, अपना रिदम बना के रखना है। गिरना उठना, उठ के चलना, चढ़ जा अंबर, जीना जीना, और आसमान पे चढ़ जाओ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जरूरी नहीं बहुत तेजी से, स्टेप बाय स्टेप जो है आसमान में चढ़ जाओ। चलना बुझना, बुझ के जलना, मरना जीना, मर के जीना। मांगने वाली चीज नहीं ये, मौका उसका जिसने छीना। गिरना उठना, उठ के चलना, चढ़ जा अंबर, जीना जीना। याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। तो ये याद रहे सफर की बात कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे बढ़ते जाना है। जीत का जुनू है तो हार सोचना क्यों, और जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। तो दोबारा के लिए मत सोचो, एक ही बार में जो है चीजें को फाइनल करने की कोशिश करो, ठीक है। ये एक बड़ा अच्छा मुझे सॉन्ग लगा, ये अभी साइना मूवी आई है, उसी में ये सॉन्ग है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां है बनना, मैं एक पन्ना क्यों बनूं, मुझे दास्तां है बनना। तो उसमें ये कुछ चीजें थी, मुझे लगा कि आप बच्चे जो है सॉन्ग सुनते होंगे, तो आपको जरूर मैं शेयर करूं, जो काफी मोटिवेशनल लगी मुझे, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल आपके साथ है हम। अपनी शक्ति को याद कीजिए, अपनी अपनी पोटेंशियल को गेन कीजिए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से बचिए, सीधी लाइन रखिए, सीधे रास्ते चलिए, सीधा रास्ता है। बाकी हम आप सबको जो है चीजें बता ही रहे हैं, ठीक है। आपका कंटेंट जो है, कोर्स है जो है, वो
जल्दी ही पूरा आपका अपलोड हो जाएगा। हम काफ़ी उस पर वर्क कर रहे हैं। तो अब एक और चीज़ जो है अंकित सर ने हमें कही है कि हम टेलीग्राम पे जो कंटेंट कोर्स से बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, उन बच्चों की कुछ क्वेरीज आ रही हैं। तो हम अलग अलग सब्जेक्ट का, ईवीएस का, इंग्लिश का, जो भी क्वेरीज हैं, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे और आप अपनी क्वेरीज जो है, जो कंटेंट कोर्स से रिलेटेड है, उसमें डालते रहिए और जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं वो हमें जरूर बताइए। तो फिर सैटरडे जो ऑफ रहता है नॉर्मली, तो जो कंटेंट कोर्स बच्चों ने जो ज्वाइन किया हुआ है उन बच्चों के लिए सैटरडे को जो है एक रेमिडियल क्लास कह सकते हैं या क्वेरी क्लास जो है, डिस्कशन क्लास जो है रहेगी, जिसमें हम आपकी सारी क्वेरीज का आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे जो है उस कंटेंट कोर्स पे फोकस कीजिए, जितना डाल दिया उसको रिवाइज कीजिए, एकदम से जो है पहले उन पे पकड़ बनाइए और लगभग जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होगा, तो अभी स्टार्टिंग में ही उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। और बाकी बच्चे जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी जो है पीआरटी से रिलेटेड जो है कंटेंट कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि द जोरावर क्लास की ऐप पे जो है आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, फिर से इसी टॉपिक पे आएंगे, लेकिन इस बार इस टॉपिक को डीप लेके आएंगे और खासतौर से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एजुकेशन पर जो फोकस है उसको टारगेट करते हुए हम क्वेश्चन डिजाइन करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी पढ़ाकों को नमस्ते।